नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं हम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, कुछ छुपाते नहीं आपसे और वो बताते हैं जो आपको कोई और बताता नहीं है। लोकसभा इलेक्शन 4 जून को नतीजा आया। हर बार होता क्या है कि एक पार्टी जीतती है या एक गठबंधन जीतता है, दूसरा गठबंधन हारता है, दल भी हारता है। इस बार उसमें कुछ और भी हुआ। इस बार सर्वे भी हारे और मुझे कहने में कोई शिकवा शिकायत नहीं, क्योंकि हमने भी सर्वे करवाया था, वो सर्वे हमने दिखाया था, तो हमारी ओनरशिप है उसमें। और बाय एंड लार्ज आपने देखा एक ट्रेंड जो मीडिया में चल रहा था कि नरेंद्र मोदी आएंगे तीसरी बार सत्ता में, जो सही साबित हुआ। लेकिन वो 300 की सरकार होगी, 350 की सरकार होगी, एनडीए की 400 की सरकार होगी, एक डायरेक्शन उस तरफ बढ़ते हुए सब लोग दिखाई दे रहे थे। वैसा कुछ नहीं हुआ। 240 पर जाकर के नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी जो है वो थम गए। अब फिर से चुनावों का मौसम आ गया है, राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो जाहिर है कि फिर सर्वे होंगे। आपके मन में भी ये सवाल होगा और वो लाजमी सवाल है कि आप इन सर्वे पर कितना भरोसा करें। इस बार जो आप टीवी पर नंबर्स देखेंगे उन पर आप कितना एतबार कर सकते हैं। तो आपका शक जाहिर है, आपका सवाल लाजमी है और हमें उसका जवाब आपको देना है आज। तो वो हम बात करेंगे। इन राज्यों में 240 जब भाजपा लोकसभा में रही, तो अब जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां किस किस्म की हवा बह रही है, इसकी आज हम लोग बात करेंगे। राहुल गांधी जी अमेरिका में, वो बहुत कुछ बता रहे हैं और पहली बार वो वहां शायद स्ट्रैटेजिकली बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मतलब कि जो यहां वो खुलकर नहीं बोले अपनी जीत के बाद भी कि जीत में उन्होंने किया क्या सिवाय संविधान लहराने के, वो उस बात को अमेरिका में जाकर के बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि राज्यों में हमने देश के चुनाव में आकर क्या स्ट्रैटेजी इख्तियार की थी। उसकी बात भी आज हम लोग करेंगे। और हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं आज बात करने के लिए। हमारे साथ हैं डायरेक्टर सीएमडी एक्सिस माई इंडिया, बहुत स्वागत है प्रदीप गुप्ता जी का। प्रदीप गुप्ता जी, देश के अंदर जो इतनी सर्वे इन चीजें, मैं आम भाषा में बात कर रहा हूं, वो कुछ टेक्निकल में आपको बताएंगे ज्यादा। जो सीधे सीधे जो सर्वे करने वाले जो संस्थाएं होती हैं, देश की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक चलाते हैं, जिसका नाम है एक्सिस माई इंडिया। और अभी तक का जो उनका स्ट्राइक रेट रहा है, मुझे लगता है सर 95% एंड अबव रहा होगा, क्योंकि हम लोग भी फॉलो करते हैं। तो प्रदीप जी की प्रेडिक्शंस जो हैं बाय एंड लार्ज ठीक ही हुआ करती थी। इस बार क्या हुआ वो हम उनसे बात करेंगे। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। शांतनु गुप्ता जी मेरे दोस्त प्रोग्राम में आ चुके हैं, शांतनु जी का बहुत स्वागत है। सर, शुरुआत हम कभी कभी शेरो शायरी से कर देते हैं इस प्रोग्राम में, कभी कभी क्यों अक्सर ही कर देते हैं। तो आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन किसी बात का देखिए, हम लोग बड़े खुले अंदाज में बात करते हैं सर इस प्रोग्राम में। बुरा मानने का प्रश्न ही नहीं आता। ठीक, आप जो चाहें कह सकते हैं, जो चाहें पूछ सकते हैं, ऐसा भी कुछ कोई इशू नहीं है। तो सर एक शेर रास्ते में ऐसे आते आते बुन गया मन में जी कि यही खता थी कि तुम पे एतबार किया। पहली लाइन पे रिएक्शन देखिए आप ऑडियंस का। यही खता थी कि तुम पे एतबार किया और एक बार नहीं बार बार किया। जो तुमने कहा हमने वही कह दिया जमाने से। तुम्हें क्या मालूम जमाने ने हमें कितना शर्मसार किया। आज तक सवाल हो गया करते करते प्रोफेशनल शायर बन गए सर। बिल्कुल सौरभ जी, आपने जो बातें कही और जो शेर कहा वो बिल्कुल सटीक बैठता है। किस लिहाज से मैं बताता हूँ, खासकर एक्सिस माई इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हमने आज तक पिछले करीब 11 सालों में 74 इलेक्शंस का प्रेडिक्शन किया है। उसमें 3 जनरल इलेक्शन भी शामिल है, उसको हम 3 ही मानते हैं। 74 में 3 जनरल इलेक्शन को 3 मानते हैं। और 69 समय पे हमने, और रिजल्ट बिल्कुल हूबहू, एक्सिस माई इंडिया वैसे भी परिणाम के पहले परिणाम के लिए जाना जाता है। करेक्ट। करीब 4 समय पे हम गलत हुए और एक जो 24 का लोकसभा चुनाव था, मैं उसको ना गलत ना सही श्रेणी में नहीं रखता। तो मैं बोलता हूँ कि 74 में से 69 बार हमने जो अनुमान का जो आकलन था वो एकदम रिजल्ट के करीब करीब वही किया। और इसीलिए लोगों की उम्मीद एक्सिस माई इंडिया से हमेशा से चरम पर रहती है और उसके अनुरूप जो है हम 24 में अपना अनुमान नहीं लगा पाए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और हम कुछ जगहों पर 36 यूटीज और राज्य होते हैं, यूनियन टेरिटरीज और राज्य देश के अंदर, जिसमें से 33 में हमारा हूबहू था, लेकिन 3 राज्यों में हमारा अनुमान गलत था। और वो 3 राज्य अपेरेंटली बड़े हुए, उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र। तो उस लिहाज से हम वो परिणाम जिसके लिए हम जाने जाते हैं दे पाने में असफल रहे।
और उसके अपने अपने कारण हैं। मैं उस पर ज़्यादा डिटेल 74 में से सर 69 के तो क्योंकि वो डेटा हमारे सामने है तो आप सही साबित हुए, वो तो रिकॉर्ड की बात है। लेकिन ये 24 वाले चुनाव को आपने कहा ना गलत ना सही, इसको आप सीधे सीधे गलत वाले बास्केट में क्यों नहीं डालते? पर आप देखें जनता को क्या मतलब, आपने हमसे कहा था 350 सीट आएगी मोदी, 240 आई, 100 सीटों का अंतर। मैं बताता हूं। तो एग्जिट पोल और प्रेडिक्शन से क्या उम्मीद की जानी चाहिए, उसका उद्देश्य क्या और पर्पस क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है कि भाई सरकार किसकी बनेगी। ठीक, वो हमने एनडीए की कही, वो एनडीए मोदी आएगा कि नहीं आएगा, मोदी आएगा कि नहीं आएगा, तो आए, ठीक, सरकार बनी, वही प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक बॉक्स टिक हो गया। दूसरी बात ये होती है कि जो भी जीत या हार हो रही है जिस भी पार्टी की, उसकी कितनी सीटें आएंगी, उसमें जो है हम जो एक्चुअल परिणाम आए और वो जो हमारा अनुमान था उससे करीब 50 से 60 सीट पीछे रहे, जो कि हम कहते हैं कि इसको गलत हुआ, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तीसरी चीज़ होती है वोट शेयर, यानी कि पूरे देश में और राज्य में किसको कितना मत प्रतिशत मिलेगा। उसमें 3% का जो एरर मार्जिन होता है, तो हमने कहा था एनडीए के लिए 47%, जो कि 44 आया, और उसके हिसाब से बीजेपी का 40, खुद का बीजेपी का 40 कहा था, जो कि 37 आया। तो उस लिहाज से वोट प्रतिशत भी सही हुआ। दलित जो कम्युनिटी है 21%, जिसमें कि 10 जाटव और 11 करीब नॉन जाटव, वो 10 जाटव तो मायावती जी के साथ गए, उनको करीब 9.5% वोट मिला। लेकिन जो नॉन जाटव थे, जिसका कि बड़ा लायन शेयर जिसको कहते हैं 60 से 70% बीजेपी को मिलता रहा पिछले 7 चुनाव में, इस चुनाव में वो पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हो गया। यानी माइनर बीजेपी को मिला, मेजर इंडिया गठबंधन को मिला। वोट परसेंटेज, वोटर टर्नआउट, इस बार जो 2% के करीब वोटर टर्नआउट ड्रॉप हुआ उत्तर प्रदेश में, वो कह पाना बहुत मुश्किल काम है कि जो वोट करने नहीं आ रहे हैं वो कौन है। अब कभी तो वो गलती होगी और कभी तो चूक होगी। इस बार वो अपेरेंटली अभी हुई है। यदि ऐसा ही होता कि हम हर बार सही कर दें तो फिर तो लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन चुनाव मत करवाएं, इनसे ही पूछिए, रिजल्ट मालूम होता है। तो 0.1% टेक्निकलिटीज की बात की जी। मैं एक जनरल, 2 चीजें होती हैं, एक परसेप्शन, एक रियलिटी। परसेप्शन तो ये है कि दलित वोट शिफ्ट हुआ, इसकी वजह से ये नतीजा आ गया। ठीक है कि दलितों में आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये मुद्दा चल गया। अब छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट को लीजिए, जहां ओबीसी, दलित, आदिवासी तीनों को मिला दीजिए तो लगभग 85-90% पॉपुलेशन है। वहां ये मुद्दा क्यों नहीं चला? बहुत सही पूछा प्रदीप जी आपने। मैं उससे भी आगे आपको बिहार लीजिए। हाँ, बिहार में आदिवासी नहीं है क्योंकि झारखंड में चले गए स्प्लिट होने के बाद। तो बोलना ये चाहिए कि बिहार में ऐसा क्यों नहीं हुआ। वहाँ भी MY कॉम्बिनेशन एक तरफ ही होता है, दलित ही निर्णायक होता है। वहाँ पर ऐसा है कि इस बार जो पूरी की पूरी एनडीए की पार्टी आप देखेंगे, जीतन राम मांझी दलित पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी दलित की पार्टी, और इन दलितों का वोट आप देखिए कि 5 में 5 सीट जीते चिराग पासवान। हाँ, जीतन राम मांझी जीते अपनी सीट। उसके उलट कुशवाहा जो इनके साथ आए थे गठबंधन में एनडीए के, वो हार गए। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दलितों का जो विघटन था वो विद इन एनडीए रह गया। वेयर एज महाराष्ट्र में, खासकर विदर्भ में, इट्स ऑल अबाउट दलित। विदर्भ में और तो कुछ नहीं। 10 की 10 सीटों में विदर्भ में से 9 सीटें हारे, केवल अकोला जीते। अकोला में भी इसीलिए जीते कि प्रकाश अंबेडकर खुद चुनाव लड़ रहे थे, जो अगेन दलित की पार्टी, और उन्होंने करीब 1,70,000 वोट लिए, वहां बीजेपी की जीत हुई। तो ये फर्क होता है। और सर आपने कहा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहां पर दलित जो है पॉपुलेशन निर्णायक नहीं है, वहां आदिवासी निर्णायक है। और आदिवासी तो बड़ी संख्या में जो है वो एनडीए और बीजेपी के साथ खड़े थे। आदिवासी छत्तीसगढ़ की बात करें हम ये तो पूछ रहे हैं 33%। उनमें ये आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये मुद्दा क्यों नहीं चला? इसीलिए नहीं चला। देखिए, बिहार का तो बड़ा ऑब्वियस है कि दलित पार्टियां आपके साथ थी, तो इसलिए दलित उधर जाने का, उधर कोई दलित नेता ही नहीं था, तो इसलिए उधर जाने का कोई प्रश्न नहीं था। फिर नीतीश कुमार, उनकी जो पर्सनैलिटी है, महादलित का एक उन्होंने अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई, अति पिछड़ों के नेता ही हैं वो, तो इसलिए वो वोट तो आपके साथ रहना था। लेकिन इन राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? उड़ीसा को ले लें, उड़ीसा में भी आदिवासी और दलित पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तेलंगाना में, तेलंगाना को तो एक तरह से बैकवर्ड स्टेट ही कहते हैं।
तो सर दलित और आदिवासी में जो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जो इन सारी व्यवस्थाएं, रिजर्वेशन की जो व्यवस्थाएं और सुविधाओं के जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं वो दलित हैं। लेकिन मैं वापस कहना ये चाह रहा हूँ आपको, जब तक निर्णायक नहीं होगा, निर्णायक से तात्पर्य है जैसे उत्तर प्रदेश में कि 30%, 29% तो ये है, उसमें केवल आपको 10 एब्सोल्यूट नंबर आने और आप का काम हो गया। इसलिए हमेशा समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का मिला के भी 35-36, 35-36, 35-36। तो मोटे तौर पर आपका मन सार सब कुछ एनालाइज करने के बाद ये है कि दलित वोट की वजह से हमको मोटा मोटा इफेक्ट दिख रहा है जो नंबर्स में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एक बात ये, और जैसे साहब ने बात करी, एक और बात मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और इवन ऑल इंडिया के संदर्भ में कि मंदिर, राम मंदिर, अब राम मंदिर की जो हुआ वो जनवरी में हुआ 22 को, उसके बाद से लेके एक माहौल बना राम मंदिर को लेके और एक उसको लेके, मैं हर अपनी पुस्तक में, मैंने 2 पुस्तकें लिखी इसके ऊपर, हर अपने लेख में ये हमेशा लिखता हूँ कि भाई देखिए, राम मंदिर आस्था का विषय, हिंदू का आस्था का विषय, बहुत अच्छी बात है, इट्स ऑल फाइन, लेकिन जब एक ज़रूरत से ज़्यादा उसका विषय बनेगा और मुद्दा बनेगा तो सबसे पहले दलित पीछे हटेगा बीजेपी से, सबसे पहले। उसका कारण ये जान लीजिए, हम ये सब जानते हैं, मैं भी स्वर्ण समाज से आता हूं, हम ये सब जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने लगातार जो है दलितों की उपेक्षा की, उसी लिए उसको उपेक्षित किया गया और उसी लिए बाबा साहब अंबेडकर ने, उस समय अनटचेबिलिटी बड़ा इशू था, जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय अनटचेबिलिटी सबसे बड़ा इशू था, बजाय इसके कि सुविधाएं गवर्नमेंट में, और फिर पहले तो अंग्रेजों की थी। तो मैं सबसे ये पूछता हूं कि दलितों को आप किसी भी हिंदुस्तान के मंदिर में खड़े हो जाइए आप, और मुझे बताइए सुबह से शाम तक यदि 100 लोग गए उस मंदिर में तो कितने दलित गए? तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ही आपकी किसी भी पार्टी की ये मेजर लाइन दिखती है कि मंदिर और इसकी तरफ, उससे दलित धीरे धीरे आपसे जाना चालू हो जाता है। तो ये जो सबसे बड़ा असर था जो साहब ने पूछा, ये उत्तर प्रदेश का बात बड़ी गहरी है। और एक और चीज का फर्क हुआ, ये जो मोदी जी का वहाँ केदारनाथ की गुफा में, फिर वहाँ दक्षिण में जो है सब जगह वो जब मंदिरों में जा रहे थे और ध्यान किया उन्होंने, जाकर ध्यान पूजा कर रहे, बनारस की बात कर रहा हूँ, और जगह का मुझे मालूम नहीं, बनारस में जो चर्चा दलितों के बीच में चली कि लगता है ब्राह्मणों का राज फिर से आने वाला है। उस समय सब भूल गए कि मोदी ओबीसी है, सनातन कर रहे हैं, मोदी ओबीसी है, ये ध्यान नहीं, वो भूल गए, भूल गए। वो उनको लगा कि सनातन की सरकार लाना चाहिए, सनातन की सरकार का मतलब है ब्राह्मणों का वर्चस्व जी। तो उसका भी असर हुआ। बनारस में क्यों कम हो गई जो है विक्ट्री मार्जिन? तो आप एंडोर्स कर रहे हैं इस आर्गुमेंट को जो वो कह रहे हैं? मैं अफसर आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने तो शुरू करा, उनके इस आर्गुमेंट को आप एंडोर्स कर रहे हैं? बिल्कुल एंडोर्स कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी गंभीर बात है, मैं तो कहूंगा सामाजिक तौर पर बड़ी गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात। अगर मंदिर की बात करने से दलित समाज को ये लगता है कि ब्राह्मणों का राज आ जाएगा और फिर वैसी जातियां हम पर होंगी, तो बहुत नहीं, तो उसका एक अनुपात होना चाहिए। इसका मतलब इससे सबक ये मिला कि एक सीमा के बाद जब आप जाएंगे तो शक होने लगेगा। 10 से 15% लोग जो हैं, जो भावना उनके लिए सर्वोपरि है, यानी इस तरह के मुद्दे, और डिलीवरी जो है 80% ऑफ पॉपुलेशन सबसे पहले देखती है कि आपने जो मेरे साथ प्रॉमिस किया था, आपने जो 5 साल गवर्नेंस चलाई, क्या कहा था और क्या मिला, वो प्योरली डिलीवरी के आधार पे अपना निर्णय ले, ट्रांजैक्शनल। अब सर मैं थोड़ा सा इसको, ये तो हम आपके बदले में वो 4 जून का एनालिसिस तो आप जितना करें उतना कम है, अब थोड़ा आज पर मैं इसको लाना चाहता हूं। पहले तो जितने इश्यूज अभी प्रदीप जी ने बताया, दोनों प्रदीप जी ने बताया, अभी राहुल गांधी होते तो संपादक भी, सर्वेयर भी, सब तो कौन ओबीसी बैठा है यहाँ, कौन दलित बैठा है, बहरहाल जात बताओ। तो नहीं, मैं आपसे कह रहा था कि ये सारे तात्कालिक मुद्दे थे, उस वक्त की चुनाव की स्ट्रेटजीज थी। इंडिया की तरफ से, मोदी साहब की तरफ से बात करें तो गलत हुई, जो उन्होंने बताया गलत जगहों पर एम्फेसिस रहा, उसकी वजह से नुकसान हो गया, लेकिन तभी तक की बात थी यार, चुनाव खत्म, बात खत्म। अब 3-4 मंथ्स डाउन द लाइन, अब जब हम नए चुनावों की बात कर रहे हैं, नए मुद्दे उठेंगे या ये मुद्दे कैरी फॉरवर्ड होंगे? देखिए, जब 400 पार का नारा दिया तो मुझे नहीं याद किसी कमेंटेटर ने कहा कि ये
आपको उल्टा पड़ेगा। लोगों ने कहा यार मोदी ने तो गेम ही शिफ्ट कर दी, अब उन्होंने 400 कहा। अब हम लोग जो हाइंड साइड में किसी भी एनालिसिस करना बड़ा आसान होता है। अब हम कहते हैं 400 पार खराब था, संविधान के बारे में बोलना खराब था। देखिए राहुल गांधी बहुत सारे अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, उन्होंने कास्ट का सेंसस का अटेम्प्ट करा, लेकिन उसके बाद वो तीनों स्टेट हार गए। लेकिन उनके पास कोई मुद्दा और बचा क्या है? देखिए उनको पता है कि हम मुस्लिम अपीजमेंट करके सालों से सरकार चलाई, लेकिन अब वो इरेलेवेंट हो गया। 2014 का इलेक्शन हारने के बाद उनका ही इंटरनल एनालिसिस कह रहा है कि हमको मुस्लिम पार्टी नहीं देखना, हमको हिंदू पार्टी देखना। उन्होंने मंदिर रन शुरू करा, वो सॉफ्ट हिंदुत्व अभी नहीं चल रहा उनके, तो उनके लिए चल क्या रहा है? तो कुछ भी नहीं चल रहा। या तो गवर्नेंस अच्छी कर ले, वो हमने देखा नहीं कभी। कोई एग्जाम्पल आपको ना तो हिमाचल से दिखता है, ना कर्नाटका से दिखता है, तेलंगाना से दिखता है। तो उनका फोटे नहीं है कि मैं अच्छी डिलीवरी कर दूँ। तो उनको लगा अगर इशू कुछ बचा है जिससे मैं कुछ अपना कदम आगे बढ़ा सकता हूँ, तो वो कास्ट सेंसस, जाति, रिजर्वेशन है। और तभी देखिए, चाहे वो अमेरिका के भाषण सुन लीजिए या उसके बाद जो उन्होंने पार्लियामेंट में लाइन लिया, उनको लगता है ये मेरा स्टिक है, इससे जितना भी बढ़े मुझे, मैं 40 से 90 तो आ गया ना, तो मेरे ख्याल से वो इसी पे स्टिक रहेंगे। उनको और ये भी पता है कि क्या उन्होंने लेकिन इस सब से जैसे भी आपको ये स्ट्रेटेजिक मूव था व्हाटएवर, भगवा लहर रोक दी क्या? भगवा रन रुक गया क्या? देखिए हाँ बिल्कुल, उसे मेरे ख्याल से बीजेपी को बैकफुट पे ला दिया। और ये जो दोनों प्रदीप जी ने अभी एनालिसिस करा, इसको भाजपा सुनेगी। और भाजपा ये इसको बार में कई बार सुन चुका हूँ इस बात को। आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो इस बात को सुनते हैं कि जब भी बहुत जोर का भगवा लहर आएगी तो दलित समाज को लगेगा कि भाई सनातन का रूल आ रहा है, हम तो जो पुरानी सभ्यता ना आ जाए, फिर से हम पे अत्याचार ना शुरू हो जाए। मतलब इतने ऑब्वियसली नहीं सोचेगा वो, लेकिन ये और उसमें फिर आपका रिजर्वेशन, एक सेक्शन 100% जो है इस तरह से, और उस पे जब रिजर्वेशन, उस पे जब संविधान का लेयर चढ़ेगी तो एक माहौल बन सकता है। इसने ये जो आपने बातें, ये जो नारा 400 की इन्होंने बात की, देखिए आप 2014-2019 देखिए, जो नारे दिए 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये कंप्लीट नारा है। उसके बाद जो है निर्णायक नेतृत्व, उस बालाकोट जो हुआ, राष्ट्रवाद। जो 24 का नारा है 400 पार, किस लिए अधूरा है? वो अधूरा है। उसको आपने बताया नहीं कि क्यों चाहिए। उसको वो काम किया जो है कांग्रेस पार्टी ने पूरा, ताकि इनको संविधान खत्म करना है, आरक्षण खत्म, नारा पूरा कर इसलिए चाहिए, नारा पूरा कर दिया। तो दूसरा, हाँ सर बोले, नहीं आप बोले। ये जो 400 पार है उसको असली चीज समझिए। सवाल नारा पूरा का नहीं है, सवाल ये है भाई 400 पार तो तुम अपने लिए बोल रहे हो, मेरे लिए क्या? मेरे लिए क्या? मेरी बात ही नहीं कर रहे आप। जब मेरी बात ही नहीं कर रहे आप, तो मैं तो भाई दूसरा रास्ता देखूं ना। जो लोग मेरी बात कर रहे हैं, जो कि अपोजिशन ने कहा कि आप क्या रिजर्वेशन चला जाएगा, हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, संविधान बदल देंगे वगैरह वगैरह वगैरह, तो एक सेक्शन ने, जैसे साहब ने कहा, उसके साथ वो अच्छा, मैं इसको अब राहुल गांधी की बात से सर कोरिलेट करूं भी हो गया। 400 पार बोलते बोलते इंटरव्यू में, कई इंटरव्यूज में प्रधानमंत्री बोले कि 400 तो हमारे पास है ही। एनडीए को जोड़कर उन्होंने बताया, और जो एनडीए में शामिल नहीं थे, समर्थन समय समय पर करते थे, उनको जोड़कर कहा कि 400 तो है ही, तो फिर 400 पार का नारा क्यों? उसका जस्टिफिकेशन कोई जो है पूरे चुनाव में बीजेपी नहीं दे। अब राहुल गांधी विदेश में जाकर के उन्होंने बताया, पहली बार उन्होंने ये बात बोली, आपको जाननी चाहिए कि वो संविधान की जेब से संविधान निकाल करके क्यों दिखाते हैं और ये आइडिया कहां से आया। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, अभी आज ही के उनके भाषण में है, कि हम लोग बहुत बहुत ट्राई कर रहे थे, मैं लोगों से कह रहा था कि भाई ये लोग ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, या ये लोग तो केवल कुछ उद्योगपतियों की सरकार है और ये पिछड़ों की सरकार नहीं है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। फिर हमारी एक मीटिंग में किसी ने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं आप लोगों को संविधान दिखाते और ये बताओ कि ये चला जाएगा, तब बात बनेगी। और मैंने ये करना शुरू किया और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, शॉक वेव की तरह काम किया। ये मेरा संविधान लोगों को दिखाना और ये कहना कि ये खतरे में है, इसने लोगों के मन में डर पैदा किया और तब लोगों ने सीरियसली ली मेरी बात। आप मानते हैं इस बात को? पूरी तरह तो नहीं मानता मैं इस बात को बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे बताया, एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी थोड़ा सा वहाँ से निकल के यहाँ आया, जो कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद स्वाभाविक था, लेकिन वो असर वहाँ कर गया जहाँ पे कि जातिगत समीकरण इस तरह से बैठे थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में मैंने बताया 29 से शुरू होता है। वही चीज़ मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ कोई मायने नहीं रखता। वहाँ भी दलित बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस को ही वोट दे रहा है, लेकिन वहाँ निर्णायक नहीं होता है, वहाँ ओबीसी भी है। डिलीवरी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर जो पिछले लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए कि उन्होंने बीजेपी की 18 सीट आ गई थी, जो द्वारे सरकार और उसके तहत तमाम तरह की डिलीवरी की और उनको 200 से ऊपर असेंबली में सीट मिली, तो जिसमें दलित आदिवासी को सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे बंगाल के अंदर।
और मुसलमान तो वहाँ पर है ही ऑलरेडी। नहीं तो आप कहीं ना कहीं सर एक सेकंड मुझे अलाउ करें अगर, लेकिन आपने डिलीवरी की बात की तो आप ये भी कहना चाहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनकी डिलीवरी में भी कहीं कुछ थी, गड़बड़ी थी? सर मैं फिर से वापस कह रहा हूँ कि जब लोकसभा का चुनाव है तो इट इज़ लार्जली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होती है और सभी जगह पर डिलीवरी हुई है, इट्स नॉट दैट कि नहीं हुई है। लेकिन जो ये संविधान बदलने का जो फर्क है, क्योंकि 33 जगह तो विक्ट्री हुई है ना, एक तमिलनाडु को ले लीजिए और केरला को ले लीजिए, जो बड़े राज्य हैं तमिलनाडु, केरला, पंजाब, इन 3 जगह पे और इन 3 जगह पे अपोजिशन पार्टी या इंडिया गठबंधन जीता है। बाकी भी तो पूरे राज्य हैं देश के अंदर जहाँ पे कि एनडीए की सीटें इंडिया की सीटें से ज़्यादा है। 2 फैक्टर्स पर और ध्यान देना पड़ेगा। राहुल गांधी जो कह रहे हैं ना शॉक वेव की तरह जो है असर हुआ, तो इसका मतलब उन्होंने पूरे चुनाव का उनकी पार्टी ने कोई असेसमेंट नहीं किया है कि केवल 3 राज्यों में क्यों हुआ। ये शॉक वेव जो है 3 राज्यों तक सीमित क्यों रह गई? तो उसको अगर ये शॉक वेव थी और इतना बड़ा इम्पैक्ट था उसका तो पूरे देश में होना चाहिए था, नहीं हुआ। फिर मैं कह रहा हूं आप 14 और 19 की तुलना किए बिना उस पर ध्यान दिए बिना 24 को नहीं समझ सकते। 14 और 19 क्यों जीत गई बीजेपी और मोदी क्यों जीत गए? 2 चीजें लगातार थी। क्या? एक मोदी की पर्सनैलिटी और दूसरा नैरेटिव। 14 में भी देख लीजिए, 19 में भी देख लीजिए। 14 में डेवलपमेंट का था, महंगाई, गरीबी, अच्छे दिन सब मिलाकर एक नैरेटिव बना भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस का सरकार का जो भ्रष्टाचार था और मोदी की पर्सनैलिटी। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी किसी भी पार्टी का बनेगा तो उसको फायदा होगा। 19 में राष्ट्रवाद और मोदी, 24 में बताइए मोदी की पर्सनैलिटी के साथ नैरेटिव क्या था बीजेपी के पास? तो वो एक पैर वाला कह ले आप जो है वो पूरा कैंपेन हो गया। हमारे एक मित्र जो है मजाक में कहते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के बारे में, कि समाजवादी पार्टी को जो ये 37 सीटें मिली हैं ये झटका है, हलाल नहीं है। तो अगर इस गलतफहमी में है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की जो ये 37 और 6 मिली हैं, ये जो है ये स्थायी कोई आ गया। अब बीजेपी के देखिए 4 चुनाव जीतने के बाद, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, 2 असेंबली 2 लोकसभा, झटका लग गया कि नहीं? अब लेकिन ये बस जो मैं शांतनु जी से भी कहा, जो भी प्रदीप जी ने कहा, ये तभी तक की बात थी भाई, हुआ, जनता ने जिसको झटका देना था दे दिया। अब नए चुनाव नए मुद्दे होंगे या नहीं, ये कैरी फॉरवर्ड है। बहुत लोगों को लगता है आप फिर से जो है अब गठबंधन युग में, मंडल युग में प्रवेश कर गए। ऐसा है क्या लंबे समय के लिए? मुझे तो नहीं लगता। पहले भी और अभी भी मैं आपको वापस कह रहा हूं, कोई भी सरकार बनेगी या बिगड़ेगी तो केवल एक कारण से बनेगी या बिगड़ेगी, वो है डिलीवरी, डिलीवरी, डिलीवरी। दूसरा कुछ होता ही नहीं भाई। आप सरकार में कुर्सी पे बैठे क्यों? काम करने के लिए। काम करने के लिए बैठे हैं। तो आपने काम किया है तो जीतेंगे, सरकारें रिपीट होगी, नहीं किया है तो लोग दूसरों को मौका देंगे। 240 को भी क्या आप मोदी की डिलीवरी पर एक स्टैंप मानते हैं? देश में 80% जनसंख्या, आज भी 80% जनसंख्या सरकार की व्यवस्थाएं और सुविधा के ऊपर उनका जीवन निर्भर करता है। तो वो जब भी निर्णय लेते हैं बड़े सोच समझ के लेते हैं। 80% जनसंख्या। सर अब 2 बातें कहूँगा। एक तो जब भी हम 240 या 293 देखते हैं ना, हम क्योंकि मोदी का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो चुका था, हमें वो हार की तरह लगता है। आप तो इस बार मैंने सुना है कि एक्सिस माई इंडिया, एक्सिस माई अमेरिका भी बन रहा है, अमेरिका में पोलिंग कर रहे हैं। ऐसे आप राष्ट्राध्यक्ष बताइए मुझे, जो तीसरी बार चुन के आए हो। टोनी ब्लेयर सुपरली पॉपुलर, नहीं तीसरा टर्म ले पाए। मार्गरेट थैचर सुपरली पॉपुलर, तीसरा टर्म नहीं ले पाए। तीसरा टर्म लेने वाले पॉलिटिशियन कितने हैं विश्व में आज तक? भारत में ही जब हमने नेहरू जी के बाद तीसरा टर्म लगातार नहीं ले पाए, तो मतलब आम परंपरा नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लगातार बढ़े तो हमने पता लगा, कई लोगों को तो पता ही लगा कि उत्तर प्रदेश में तो 2-2, 3-3 साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कोई 5 साल कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो इस पहली बार मायावती बनी थी, पहली बार मायावती फुल टर्म बनी थी, 5 साल अपना कार्यकाल जो 2007 से 2012 में बना, उत्तर प्रदेश का पहला 5 साल का मुख्यमंत्री था। तो इस टर्म को आसानी से दिल मांगे मोर हो गया है। हाँ बिल्कुल, इस टर्म को आसानी से ना देखें। और जो ये वोट मिला है डिलीवरी पे मिला है बहुत जोर से। दूसरी बात मैं कहूंगा, ये जो कोalition बना ये बहुत नेचुरल है। जैसे भाजपा शिवसेना का सबसे नेचुरल कोalition था। नीतीश कुमार के साथ भी नेचुरल नहीं था, लेकिन लंबे समय से चलने के बाद आपकी एक वर्किंग रिलेशनशिप बन जाती है। जब वो बीच बीच में इतर हो गए तो इनकी तो बहुत अननेचुरल है। आपने देखा ममता तो उनके स्टेट में क्या चलता है, उसमें कांग्रेस किस तरह से विरोध करती है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का जो है, आप अगर बारीकी से देखें, लखनऊ में जाके बात करें पत्रकारों से, वहां पर चल रहा है अखिलेश कह रहा है मैं 2 सीट नहीं दूंगा आपको।
वो भी मैं आपको वो भी सीट तब दूंगा जब आप मुझे महाराष्ट्र में सीट देंगे, आप मुझे हरियाणा में सीट देंगे। उसको डर लगता है कि ओरिजिनल मुस्लिम पार्टी तो वो है। दूसरा असंभव काम करें, 4 राज्यों के चुनाव 10 मिनट में करें। अभी तो 2 ही डिक्लेयर हुए हैं। क्योंकि नहीं फिर हम चारों की बात करेंगे। अब आपने बताया जहां 3 में झटका लगा एनडीए को, उसमें से एक महाराष्ट्र में फिर चुनाव होने जा रहा है सर, तो महाराष्ट्र में इस बार कुछ नई शतरंज की बिसात है या वही पुरानी है? शतरंज की बिसात मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल गट फीलिंग है कि जैसे दोनों गठबंधनों में जैसे ही सीटों का बंटवारा का समय आएगा, क्योंकि पिछले बार 2/2 थे, यानी जो 288 सीटों का बंटवारा था वो करीब करीब 2 मुख्य पार्टियों में बंटना था। अब ये दोनों जगह पे 3-3 में बंटना है। हाँ जी। तो नेचुरली स्वाभाविक है कि बहुत सा असंतोष होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ में से एक ना एक तरफ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 3/2 रह जाए। अब वो कौन सी तरफ होगा ये मैं कह नहीं सकता। अच्छा, एक आदमी भागेगा ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि इतना आसान नहीं है तीनों के तीनों को संतुष्ट कर पाना सीटों के लिहाज से। फिर भी किसी को, अगर आपको, मेरा काम है आपको उकसाना, हाँ। उतना ही आपको कोई एक विनर पिक करना हो या लाइकली विनर। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ सौरभ जी, हम तो कभी भी प्री पोल इसलिए करते नहीं, और इसलिए कोई आज तक हम वैसे करते नहीं, प्री पोल के लिए हम जाने नहीं जाते। तो विनर कह पाना तो मुश्किल है मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा है 2 चीज़ें हैं इसमें। एक बात कर लें पहले महाअगाड़ी की, जो कि इंडिया गठबंधन का, महाराष्ट्र का नाम महाअगाड़ी, वहाँ पे एमबीए, तो उसमें लोकसभा की जीत के बाद उद्धव जी की जो है नेचुरली उनकी 9 सीटें आई और कांग्रेस की ज़बरदस्त 13 सीटें आ गई है। तो लेकिन असेंबली इलेक्शन के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा सीटें हैं, यूबीटी की, उद्धव जी की, तो नेचुरली उनकी डिमांड उस लिहाज से होगी क्योंकि सामने असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं। तो वो एक कॉम्बिनेशन दोनों का, कितना वोट किसको ट्रांसफर होगा। असेंबली का एक लोकल इलेक्शन होता है, लोकसभा एक देश का इलेक्शन होता है, तो वहां पे ये लोकल मुद्दे काम नहीं करते। अब पूरा का पूरा खेल जो है कॉम्बिनेशन पे आ गया है कि किस तरह की युति होती है किस सीट के ऊपर। तो ये सीट बाय सीट चुनाव होगा। तो ये कोई आप वन साइडेड इलेक्शन नहीं है, दोनों तरफ के लोगों के पास अपने अपने। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है पिछले 40 साल में कि महाराष्ट्र में किसी एक पार्टी की सरकार आ गई, उसको आप वन साइडेड इलेक्शन कहते हैं। क्योंकि वो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, अलायंस बनते हैं। आप कुछ बोल रहे थे सर महाराष्ट्र पर? नहीं, हम ये कह रहे थे कि पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव से इस चुनाव में एक बड़ा जो बुनियादी फर्क आया है, ये जो 2 पार्टियां स्प्लिट हुई थी, ये 4 एंटिटी बनी अननोन थी। किसके पास वोट लेने की क्षमता ज़्यादा है, किसके पास कम है, ये पता नहीं था लोकसभा चुनाव में। वो अब पता चल गया है कि उद्धव ठाकरे का जो फैक्शन है उससे ज़्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट है एकनाथ शिंदे की। लेकिन माना उस समय ये हम लोग सब लोग मानकर चल रहे थे कि उद्धव ठाकरे को सिंपैथी मिलेगी, शिवसेना तो ओरिजिनल उन्हीं की है, उनके परिवार की है। एकनाथ शिंदे को वो लगातार जो है वो बता रहे थे गद्दार है, इसको सजा मिलनी चाहिए जी। लेकिन नतीजा ठीक उसका उल्टा आया। इसी तरह से एनसीपी में लग रहा था शरद पवार का आखिरी चुनाव है, अब जो है उस तरह की पकड़ नहीं रह गई, और संगठन तो अजीत पवार ही देखते थे, पूरा संगठन उनके हाथ में था, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। ठीक बात। तो अब ये मालूम हो गया है कि ये जो 4 फैक्शन बने हैं, इनमें से किसके पास वोट है और कौन कमजोर है। ठीक। तो मुझे लगता है कि इधर जो महायुति है उसमें कमजोर कड़ी जो है अजीत पवार है। जमीन पर कितना असर होगा मालूम नहीं, परसेप्शन के लेवल। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की जो महत्वाकांक्षा है वो उस गठबंधन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक। वो उनके बयान से वो कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी ज्यादा सीटें आती हैं, मुख्यमंत्री पहले तय कर दिए। ठीक है। इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि जिस पार्टी की ज्यादा सीट आएगी उसका मुख्यमंत्री होगा। और एक बात पर गौर रखिएगा, उसको भूलिएगा मत, जो प्रदीप जी ने कहा कि उनको लगता है कि एक आदमी कहीं ना कहीं से खिसकेगा, और वो कौन और किस तरफ से, दोनों तरफ में से मुझे पूरी उम्मीद है कोई एक खिसकेगा। सर हरियाणा फिर 10 साल भाजपा की सरकार। हाँ, बस वही है कि हरियाणा में 10 साल भाजपा की सरकार, और यहाँ भी आप वही जातिगत समीकरण के बिना आप भारतीय राजनीति की कल्पना कर नहीं सकते। जाट पॉपुलेशन जो है 19% जाट और 3% जाट सिख, 22% बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, और दूसरे तरफ दलित 21%। तो बीजेपी की आप पिछली 2 सरकारें जो बनी 14 और 19 में, आप उसको यदि सूक्ष्मता से आकलन करेंगे तो ये पाएंगे
कि केवल 33% वोट मिले थे बीजेपी को 2014 के असेंबली इलेक्शन में, लेकिन उनकी 46 सीटें आई थी, यानी पूर्ण बहुमत आया था। लेकिन उसके उलट क्या हुआ था, जो क्षेत्रीय पार्टियाँ, जाट पार्टी जो थी, INLD में 24% और कांग्रेस में 21%, यानी 21% वोट बहुत बड़ा लेके INLD चली गई थी और उसके चलते जाटों का विभाजन हुआ और बीजेपी 46 सीटें आई। 19 में क्या हुआ? 19 में हुआ कि नई पार्टी खड़ी हो गई जाटों की, JJP, दुष्यंत चौटाला की, और INLD को केवल 2% वोट मिले और JJP को 15% वोट मिले और 10 सीटें मिली। सवाल 10 सीटों का नहीं है, सवाल है कि वो जो 15% वोट कहने को 15 दिखते हैं, बट वो पूरे के पूरे जाट वोट ही हैं। तो उसका विभाजन हुआ और फिर बीजेपी सरकार तो नहीं बना पाई, हंग असेंबली आई, 40 सीटें आई और फिर गठबंधन में सरकार बनाई तो 40 सीटें आई, जब बीजेपी को 33 से 37% वोट मिले 19 में। तो अब ये देखने वाली बात है कि अब इन्हीं दोनों फ्रैक्शन, जो कि INLD का, अब लोकसभा में क्या हुआ, INLD को मिले हैं 2,26,000 वोट, मात्र करीब 1.74% वोट, और JJP को कितने मिले जो सरकार में थी राज्य में, 0.87, यानी उससे आधे, INLD से आधे, 1,13,000 वोट मिले हैं केवल। तो अब जो चुनाव आने वाले हैं ये देखने की बात होगी। और अब दोनों ने दलित पार्टी से गठबंधन किया, ये देखिए आप, दोनों ने, एक मायावती से, एक ने चंद्रशेखर, एक ASP से और एक ने BSP से, दोनों दलित पार्टियां, इस सोच के तहत कि जाट और दलित का कॉम्बिनेशन में हम कुछ ना कुछ डेंट कर पाएंगे और फिर हमारा से रहेगा सरकार बनाने या बिगाड़ने में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आम आदमी पार्टी देखिए कि गठबंधन कोशिशों के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा कि हो पा रहा है। आज तो सीटें बहुत सी डिक्लेयर कर दी उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने। तो अब ये ब्यूटीफुल सिचुएशन देखिए कि वहां पे जाट और दलितों के वोटों का बंटवारा लगता है ना, पोस्टर को ब्यूटीफुल लगता है। हाँ, ब्यूटीफुल। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा काम बड़ा आसान होता है। और एक हम तो देखो स्पोर्ट्स की तरह से लेते हैं हर चुनाव को। हमारे कंपनी में सब जगह लिखा हुआ है कल्चर हमारा मिलिट्री टाइप ऑफ फंक्शनिंग और स्पोर्ट्स लाइक थ्रिल। तो इसलिए मैं ब्यूटीफुल सिचुएशन बोल रहा हूँ कि थ्रिल आता है उसके अंदर कि अब ये देखिए आम आदमी पार्टी यदि अलग चुनाव लड़ेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो ज़्यादा करके OBC और अपर कास्ट के, क्योंकि केजरीवाल तो खुद ही आते हैं वहाँ से, इन दैट सेंस, तो वो अपर कास्ट के वोट शायद थोड़े से ले ले, शायद थोड़े से वोट यहाँ के ले ले, जाट और दलितों के। तो इसलिए मैंने ब्यूटीफुल सिचुएशन करी कि अब इतनी सारी, यदि दोनों सब कंबाइंड हो जाए, एक साथ हो जाए, एक तरफा इलेक्शन हो जाए तो हमारी लाइफ मोटे तौर पर बीजेपी के लिए ये मतलब देखना है, अगर बीजेपी के लिए अगर वोट डिवाइड होता है, जाट वोट डिवाइड होता है और कितना होता है, उससे बीजेपी के चांसेस दिखाई यदि ऐसा होता है तो दिखता है, जो कि लास्ट 2 इलेक्शन में बिल्कुल उसी वजह से फैक्टर भी देखो, एंटी जाट वोट कितना कंसोलिडेट होता है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी का जो USP है सिर्फ इनको डिवाइड करने से कुछ नहीं होगा, लेना भी कुछ है। हाँ सही बात है। क्योंकि आप पिछले चुनाव में देखिए कि जाटों ने गांव गांव घूमकर कहा किसी को वोट दे दो, बीजेपी को मत दो। ठीक ठीक। तो वो 6-7 सीटें कम कराने में तो सफल। यहां भी कोई अभी आप एज वाली सिचुएशन किसी के लिए पाते हैं? वही मैं कह रहा हूं सौरभ जी, बार बार मैं पूछता रहूंगा। हाँ, एज तो मैं नहीं देख पा रहा। ये दोनों समीकरण मैंने बातों से कितना थ्रिल लोगों को मिल रहा है सर, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट, जैसे प्रदीप जी ने बताया, सिंह साहब ने, कि कंसोलिडेशन ऑफ नॉन जाट वोट कितना होता है, तो मैं वो आपको, दर्शकों को आपके थ्रिल के हिसाब से बताना चाहता हूं कि 22 तो जाट हो गए, 21 जो है ये हो गए आपके दलित हो गए, 3 से 4% मुसलमान हो गए, तो करीब करीब 50% इधर जमा हो जाता है और 50% दीगर बचता है। अब उसमें आम आदमी पार्टी यहां से कितना लेती है और वहां से कितना लेती है, उसके ऊपर सब निर्णय होगा। सर एक कमेंट झारखंड और जम्मू कश्मीर पर भी, झारखंड में बीजेपी का कमबैक लाइकली है? झारखंड में अगेन क्या बोलते हैं, देखने वाली बात ये होगी, 2 गतिविधि हुई है। एक, हेमंत सोरेन का जेल जाना और फिर छूटना, तो एक वो विषय आदिवासी, और जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने तो अब उनका बीजेपी में शामिल होना। वहाँ पर भी जैसे यहाँ जाट है वहाँ आदिवासी हैं, 26% आदिवासी, और उसके बाद 3 से 4% क्रिश्चियन आदिवासी है। तो कहने का मतलब करीब 30% और मुसलमान 15%। तो और यादव भी हैं मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए। तो वहां पे जो है पूरा बुके तैयार है, पूरा बुके तैयार है। अब वहां पे देखिए कि आंसू जो पार्टी है वो एक बात है महतो साहब की,
फिर अब बाबूलाल मरांडी जी तो इधर आ गए, ये भी वोटों का विघटन करते थे, आदिवासी वोटों का विघटन। तो उसके चलते पिछली बार जो सरकार थी बीजेपी की बन पाई थी, लेकिन बीजेपी ने नान आदिवासी मुख्यमंत्री किया था। तो यहाँ पर भी इन्होंने आदिवासियों से, मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी ने पिछली बार पंगा लिया हुआ था। अब इस बार बाबूलाल मरांडी जी इधर आए, चंपई सोरेन भी इधर आए, तो अब आदिवासी को कितना साध पाते हैं और क्या कोई मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर पाते, क्योंकि सामने तो क्लियर है हेमंत सोरेन ही है। झारखंड इज आल्सो गेम ऑन दोनों के लिए। बिल्कुल गेम ऑन तो है सर, कोई भी चुनाव लास्ट वोट जब तक ना पड़ जाए और काउंटिंग लास्ट दिन तक ना हो जाए सबक। अब लास्ट जम्मू कश्मीर सर, बीजेपी का कहीं कोई चांस देख रहे हैं? बीजेपी का 14-15 वाली स्थिति सरकार बनाने वाली। अब जम्मू रीजन में 25 सीटें आई थी 14 में, तो वो तो ठीक है, जम्मू रीजन की बात है। जो कश्मीर घाटी रीजन है वो वहां से देखने वाली बात है कि जो नॉन पीडीपी, नॉन एनसी मुसलमानों की जो छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां हुई हैं, जैसे कि एक सीट लोकसभा की ले ली मैंने, इन पार्टियों से हटके, बड़ी बात है। तो लोकल इलेक्शन होता है, असेंबली इलेक्शन, तो ये पार्टियां कितनी सीटें ले पाती हैं यदि सरकार बनाने की स्थिति कहीं आती है। 25-30 सीटें बीजेपी के लिहाज से आती हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए तो 45 चाहिए, 40 चाहिए। तो वो देखने वाली बात होगी कि 10-11 सीटों का जो खेल है वो दूसरे लोग कितने जीत के आते हैं। जैसे हरियाणा में जेजेपी 10 सीट जीत, जम्मू में बीजेपी कितना बेहतर कर पाती है, उस पर जो परिस्थितियां बदली हैं उनमें आप ये देखिए कि जम्मू में कितना बेहतर कर पाती है, एक बात। और जो प्रदीप जी ने बात कही कि छोटी पार्टियां जिनको उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बीजेपी ने खड़ा किया है, इन लोगों को घाटी में जो खड़ी हुई हैं उनकी कितनी सीटें आ पाती हैं। एक एडवांटेज बीजेपी को ये है कि जो संशोधन हुए हैं सब, उसमें 5 सीटें एलजी जो है वो नॉमिनेट करेगा, तो वो नॉमिनेशन का फायदा जाहिर है कि बीजेपी को मिलेगा। दूसरा, SC/ST रिजर्वेशन पहली बार हो रहा है, डिलिमिटेशन हो गया है। जो लोग वहां रह रहे हैं, बाहर के लोग भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट कंपनी के, वो भी वोटर बन सकते हैं। कितने बने हैं, किसको वोट देते हैं, ये भी। शांतनु जी अब आप करिए फिर आखिरी का मतलब समापन समारोह। 4 चुनाव हैं, अभी क्या लग रहा है चारों में? मतलब समय मेरे पास बहुत कम है। बिल्कुल, मैं ओवरऑल कहूँगा कि देखिए चारों इलेक्शन में जैसे बात करी, गेम फुल ऑन है। और ये तो आपको थोड़ा क्रेडिट राहुल गांधी की तस्वीर नहीं, राहुल गांधी को देना पड़ेगा कि ये चारों इलेक्शन में गेम ऑन है। उसमें अब राहुल गांधी, कांग्रेस या जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, तो मेरे ख्याल से जो सिचुएशन रहेगी न्यूज रूम्स में वो ब्यूटीफुल रहेगी और मजा आएगा उसे बात करने में। वन साइडेड नहीं है कुछ भी। ठीक, और बस आपसे ये कहना है, प्रदीप जी यहाँ बैठे हैं, देखिए नंबर्स तो वो फिर देंगे आपको, सर्वे फिर होंगे, ओपिनियन पोल भी होगा, एग्जिट पोल भी होगा। इस बार कुछ सबक हमने भी सीखे हैं, उन्होंने भी सीखे हैं, तो देखिए तो गेम ऑन है, एंजॉय कीजिए। अब चुनावों की बेला आ चुकी है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। फिर एक बार कोशिश की जाएगी परिणामों के पहले परिणाम देने की, एग्जिट पोल के जरिए एक्सेस माई इंडिया द्वारा। नजर आएगी सर। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया प्रदीप जी आपसे बात करके। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका भी, शांतनु जी बहुत धन्यवाद आपका।